हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि जितने भी धातु और अधातु हैं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म क्या हैं, और फिर हमने पढ़ा था कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी जब किसी भी धातु को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में अरेंज किया जाता है तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है और उसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, क्या आप लोग बताइएगा। अब हम देखेंगे कि जो धातु हैं जिन्हें हम सक्रियता श्रेणी में रखते हैं, जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म को हमने पढ़ा है अभी, वो प्राप्त कहाँ से होते हैं। तो वो हमें प्राप्त होते हैं पृथ्वी की भूपर पट्टी से। मतलब पृथ्वी की जो अगर आप पूरी पृथ्वी को देखेंगे, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी में कई लेयर पाई जाती हैं। तो सबसे आउटर लेयर जो होती है, भूपर पट्टी प्लेट, जो सबसे आउटर प्लेट होती है, वो भी बहुत मोटी होती है। उसी में आपके सारे मिनरल्स, जितने भी खनिज होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो खनिज किसे कहते हैं, पहला छोटा सा डेफिनेशन आएगा कि खनिज किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व, यौगिक, ये सारे क्या हैं, खनिज हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अब एक और टर्म आता है, अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क जो भी खनिज बहुत ही बेनिफिशियल होता है निकालना, उसमें मतलब कई बार कुछ धातुओं का परसेंटेज, कुछ खनिज में कुछ धातुओं का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ से उस धातु को निकालना बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो ऐसे खनिज को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अब हम देखेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। मतलब जो विभिन्न धातुएं हैं उनको हम कैसे पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करते हैं। तो आपको पता है कि धातुएं जो हैं वो सक्रियता श्रेणी के आधार पर 3 तरह की थीं। कौन कौन? अगर हम धातु को देखें, धातु तो वो 3 तरीके से थीं सक्रियता श्रेणी के आधार पर। सबसे अधिक सक्रिय, मध्यम सक्रिय और सबसे कम सक्रिय। ठीक है, तो सबसे जो अधिक सक्रिय होगी, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगी, सक्रिय यानी क्रियाशील धातुएं, तो आपको पता है कि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारी गैसें बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं। वायु क्या है, एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसों का। तो उसमें से ये धातुएं जो बहुत क्रियाशील हैं वो उनसे क्रिया करके उस ऑक्साइड, सल्फाइड के फॉर्म में रहती हैं। जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो भी क्रियाशील होती हैं, तो वो भी किसी न किसी अन्य तत्व से क्रिया करके यौगिक के फॉर्म में रहती हैं। जो निम्न क्रियाशील, जो सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, वो क्रिया जनरली नहीं करती हैं। उन पे भले ही ऐसे कोई लेयर चढ़ जाती है गंदगी की, धूल की, या फिर ऑक्साइड की, सल्फाइड की, हल्की फुल्की, लेकिन वो क्रियाशील नहीं होती हैं। तो वो आपको शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाती हैं, शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाती हैं। तो हमने 3 पार्ट में धातुओं को डिवाइड कर लिया। पहला ये कि जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं, दूसरा जो मध्यम क्रियाशील हैं, और तीसरा जो कम क्रियाशील हैं। तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होंगे वो कभी भी आपको शुद्ध रूप में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा है और वो किसी न किसी अन्य तत्व से क्रिया करके किसी अन्य यौगिक तत्व का निर्माण कर लेते हैं। जो मध्यम क्रियाशील होते हैं वो, उनके साथ भी सेम चीज़ें होती हैं। वो भले ही मध्यम क्रियाशील होते हैं, क्रियाशीलता के क्रम में नीचे आते हैं, लेकिन क्रियाशील तो होते ही हैं। तो वो भी क्रिया करके अयस्क के फॉर्म में रहते हैं, किसी अन्य यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। जो निम्न क्रियाशील धातुएं होती हैं वो अपने ऑक्साइड या सल्फाइड इस रूप में मिलते हैं, और वो जनरली आप शुद्ध रूप में भी वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो सक्रियता श्रेणी थी, जो हमें सक्रियता श्रेणी प्राप्त हुई थी, हमने पढ़ी थी पहले, उसके हिसाब से कैसे धातुओं का अलग अलग निष्कर्षण करते हैं। तो जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर हैं, यानी कि बहुत अधिक क्रियाशील जो धातुएं हैं, उनको हम देखते हैं। यहाँ पे आपका एक मतलब मोटा मोटी कॉन्सेप्ट बताया गया है, और भी प्रोसेस इसके अंदर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे बस एक आपको प्रोसेस बता दिया गया है कि क्या जनरली क्या होता है, ये बताया गया है। तो इनको हम करते हैं विद्युत अपघटन के द्वारा। जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं उनको सेपरेट करते हैं विद्युत अपघटन के द्वारा,
और जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं, कार्बन के उपयोग में उनका क्या करते हैं, अपचयन करते हैं, तब जाके हमें मतलब धातु प्राप्त हो जाती है। और जो निम्न क्रियाशील धातुएं होती हैं प्रकृति में, वो क्या होती हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाई जा सकती हैं, स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं, क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में नीचे आती हैं, कम क्रियाशील होती हैं, अतः ये क्या होती हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब। ठीक है, यहाँ सिल्वर और गोल्ड दिया है, प्लैटिनम तथा कॉपर भी इसके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। ये सारणी देखिए, अयस्क से कैसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, इसमें इसको दिखाया गया है। तो इसमें देखिए दिखाया गया है कि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, जिस अयस्क में उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, जिसमें मध्यम क्रियाशील तथा जिसमें निम्न क्रियाशील धातुएं होती हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं वो गलित अवस्था में जब वो धातुएं हमें प्राप्त होती हैं, तो उनका जब विद्युत अपघटन कर दिया जाता है तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। विद्युत अपघटन मतलब कि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अभी ये वाली प्रक्रिया हम नीचे देखेंगे विस्तार से। ये क्या है, आपका एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए, उसके बाद आप इस सारी प्रक्रिया को अलग से पढ़ लेंगे। अब मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, वो दो फॉर्म में आपको मिलेंगी। एक आपको मिलेंगी कार्बोनेट अयस्क के रूप में और दूसरी मिलेंगी सल्फाइड अयस्क के रूप में, जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। तो जो कार्बोनेट अयस्क के रूप में होते हैं मिलती हैं, वो निस्तापन विधि द्वारा उनको उसके ऑक्साइड में, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना रहता है। देखिए, जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं दो फॉर्म में मिलती हैं, कार्बोनेट अयस्क तथा सल्फाइड अयस्क, और इससे प्राप्त करना रहता है हमें धातु का ऑक्साइड। धातु जब अपने ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाती है तो उसका अपचयन करना आसान होता है, इस वजह से पहले उसको उसके ऑक्साइड के फॉर्म में, धातु के ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो कार्बोनेट अयस्क को, जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, उनके कार्बोनेट अयस्क से धातु का ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए निस्तापन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे कि निस्तापन प्रक्रिया क्या है। और जो मध्यम अभिक्रियाशील में सल्फाइड अयस्क वाली धातुएं होती हैं, जो सल्फाइड अयस्क के रूप में मौजूद होती हैं, उनसे धातु का ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए भर्जन प्रक्रिया को अपनाया जाता है, और उसके बाद से धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। और धातु के ऑक्साइड में जब उनका अपचयन किया जाता है कार्बन के प्रेजेंस में, अभी हमने देखा था इसके पहले जब हम लोग सक्रियता श्रेणी का ओवरव्यू हल्का फुल्का ले रहे थे कि किस प्रक्रिया द्वारा किसको अलग किया जाता है, तो उसमें हमने देखा था कि कार्बन के प्रेजेंस में मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का अपचयन किया जाता है। तो अपचयन करके उसके बाद से शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो सामान्यतः क्या होती हैं, अपने सल्फाइड अयस्क के रूप में पृथ्वी पे पाई जाती हैं, यानी भूपर पट्टी में पाई जाती हैं। और उनको क्या करते हैं, भर्जन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क को भर्जन विधि द्वारा फिर उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद से धातु, और फिर धातु जो हमें प्राप्त होती है वो भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती है, तो उसका फिर परिष्करण करते हैं। ठीक है, परिष्करण करते हैं और फिर धातु का शोधन करते हैं, वही परिष्करण करते हैं, धातु को फिर से प्योरीफाई करके धातु प्राप्त करते हैं। तो अब हम अलग अलग ये सारी प्रक्रिया पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप बस दिमाग में रखिएगा कि मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं दो फॉर्म में होती हैं, कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क से धातु का ऑक्साइड जब प्राप्त करते हैं तो उसको निस्तापन कहते हैं, और सल्फाइड अयस्क से जब धातु का ऑक्साइड प्राप्त करते हैं तो उसको भर्जन कहते हैं। और जब धातु का ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है तो कार्बन के प्रेजेंस में धातुओं का अपचयन करते हैं, और अपचयन करने से फिर हमें धातु जो प्राप्त होती है उसका शोधन करते हैं, परिष्करण करते हैं, तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के लिए हो गया। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के लिए भी हमने देख लिया था क्या है, और फिर अधिक अभिक्रियाशील धातुएं के लिए भी देखा कि कैसे प्राप्त करते हैं। अब जब आप ये हमने एक प्रक्रिया पढ़ लिया कि जब हम इसको प्राप्त करते हैं तो बीच बीच में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। अब हम देखते हैं कि धातुओं को जब हम पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, खनिज को जब हम पृथ्वी से प्राप्त करते हैं तो उसमें मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं, और इन अशुद्धियों को कहते हैं गैंग। याद रखिएगा,
पूछ देगा आपसे कि गैंग किसे कहते हैं, तो पृथ्वी से खनित जो अयस्क होते हैं, मतलब पृथ्वी से निकला हुआ जो अयस्क होता है उसमें कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जैसे मिट्टी, रेत, और इन्हें ही हम कहते हैं गैंग। तो सबसे पहले जब धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है तो इन अशुद्धियों को हटा लिया जाता है, और उन अशुद्धियों को हटाने के लिए अलग अलग प्रक्रिया का, अलग अलग तकनीक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि धातुएं 3 तरीके से हो सकती हैं, बहुत क्रियाशील, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील। तो उस हिसाब से वो तकनीक का यूज किया जाता है इन गैंग को पृथक करने के लिए। अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे आती हैं धातुएं, उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो ये क्या होती हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे, तो कम क्रियाशील होती हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाई जा सकती हैं। ठीक है, तो सामान्यतः क्या होती हैं, ये अपने सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। अभी हमने देखा एक सारणी में जो एक आपका फ्लो चार्ट बनाया था, उसमें देखा हमने कि ये क्या होती हैं, अपने सल्फाइड के रूप में प्रेजेंट होती हैं पृथ्वी के भूपर पट्टी में। यहाँ एक उदाहरण दिया है, ये आप लोग याद रखिएगा, मैक्सिमम पूछ देता है, या फिर याद रखिएगा इसको क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। सिनाबार, सिनाबार क्या होता है, मरकरी का सल्फाइड होता है। मरकरी यानी पारद, इससे आप लोग परिचित होंगे। इसका सल्फाइड होता है सिनाबार। यह एक अयस्क है और वायु में गर्म करने पर सबसे पहले क्या प्राप्त हो जाता है, देखिए ये वाला देखिए रिएक्शन। जब सिनाबार यानी कि मरकरी के सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और अधिक गर्म करते हैं तो मरकरी अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। तो देखिए यही प्रक्रिया यहाँ दी है। वायु में गर्म करने पर सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त होती है और उसके बाद और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है, मतलब मरकरी में रिड्यूस हो जाता है। उपचयन तथा अपचयन प्रक्रिया आप सब ने पढ़ा है, आप सबको याद होगा। मैं एक बार फिर से हिंट कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ समझना बहुत जरूरी, बार बार आपका उपचयन अपचयन का टर्म आएगा। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का निकलना। यहाँ सारा चीज़ ऑक्सीजन के ही कॉन्टेक्स्ट में होगा, इसलिए मैं ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ। हाइड्रोजन वाला भी आपको पता है। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। अपचयन मतलब ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सक्रियता श्रेणी में जो नीचे धातुएं आती हैं उसमें एक मरकरी है और मरकरी के सल्फाइड को कहते हैं सिनाबार। सिनाबार क्या होता है, कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कि सिनाबार क्या होता है। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसको गर्म करते हैं तो हमें सबसे पहले प्राप्त होता है मरकरी का ऑक्साइड और फिर और गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है शुद्ध मरकरी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार कॉपर है। कॉपर भी क्या होता है, अपने सल्फाइड के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। तो जब कॉपर का सल्फाइड जो होता है, जब उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो सबसे पहले वो कॉपर के ऑक्साइड में चेंज होता है और फिर जब उस कॉपर के ऑक्साइड को और अधिक गर्म करते हैं, मतलब देखिए ये वाला प्रक्रिया जारी रहती है। तो जब आप कॉपर के सल्फाइड को गर्म करेंगे तो सबसे पहले वो कॉपर के ऑक्साइड में चेंज होगा और अधिक टेम्परेचर देंगे तो वो क्या होगा, अलग से कॉपर के रूप में निकल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो हमने देख लिया कि निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को कैसे का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो कोई भी धातु होगी, चाहे वो उच्च अभिक्रियाशील हो, चाहे मध्यम अभिक्रियाशील हो, चाहे निम्न अभिक्रियाशील हो, जब हम उसे पृथ्वी से प्राप्त करते हैं तो वो शुद्ध रूप में नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ मिली होती हैं जो मिट्टी या रेत के रूप में होती हैं, तो उसे हम कहते हैं गैंग। ठीक, गैंग को सबसे पहले हम आसानी से निकालते हैं अलग अलग तकनीक का प्रयोग करके। उसके बाद से हम निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे, ये हमने देखा कि निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं वो अपने सल्फाइड के रूप में, सल्फाइड एस के रूप में पाई जाती हैं और सल्फाइड एस को भर्जन प्रक्रिया के द्वारा फिर उसको धातु में
चेंज किया जाता है। भर्जन मुख्यतः आपका क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वायु की उपस्थिति में जब किसी भी सल्फाइड एस को गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा वायु की उपस्थिति में, तो वो क्या होता है, ऑक्साइड में धातु अपने ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और इसी प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन। और टेम्परेचर देने पर ये फिर पुनः धातु में अलग हो जाता है और गैस बाहर निकलती है। ये हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे कि सक्रियता श्रेणी में के मध्य में स्थित जो धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो देखिए, जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में होती हैं धातुएं वो अयस्क के फॉर्म में होती हैं। तो वो दो फॉर्म में आपको मिलती हैं, कार्बोनेट अयस्क तथा सल्फाइड अयस्क। इसके पहले अभी हमने देखा था। तो कार्बोनेट अयस्क से जब धातु का ऑक्साइड प्राप्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं निस्तापन, और जब सल्फाइड अयस्क से धातु का ऑक्साइड प्राप्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन। भर्जन और निस्तापन में इतना ही अंतर होता है कि भर्जन क्या होता है, सल्फाइड अयस्क से धातु का ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है भर्जन के अंदर, और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये प्रक्रिया होती है। और निस्तापन क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क से धातु का ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है और इसमें कम ताप पर सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं जब, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं निस्तापन। तो निस्तापन और भर्जन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक बार मैं बना के समझाती हूँ, लिखने पे अच्छे से समझ में आता है। तो देखिए, कार्बोनेट अयस्क मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं दो तरीके से पाई जाती हैं। कार्बोनेट अयस्क तथा सल्फाइड अयस्क। तो सल्फाइड अयस्क से धातु का ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन। और ये प्रक्रिया बहुत अधिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। बहुत अधिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब सल्फाइड अयस्क को गर्म करते हैं तो धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन। और जब कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो अपने धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं निस्तापन। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी अगर लिखेंगे भर्जन या निस्तापन या फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, तो एक आप उसका उदाहरण जरूर देंगे रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इसको याद करना, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझे रहेंगे तो याद करना उतना कठिन नहीं है। तो देखिए, भर्जन में क्या होता है कि धातु का सल्फाइड होता है। भर्जन में धातु का सल्फाइड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बहुत अधिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब गर्म करते हैं तो धातु के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस में टूटता है और इससे हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की बात करते हैं। निस्तापन के अंदर क्या होता है, धातु के कार्बोनेट अयस्क के रूप में होता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं सीमित वायु की उपस्थिति में, तो ये हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। बेसिकली हमें दोनों से धातु का ऑक्साइड ही प्राप्त होता है। अब हमने देखा था पहले ही कि कार्बन क्या होता है, एक अपचायक की तरह काम करता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन को अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब ये उपचयन अभिक्रिया को तेज़ी से संपन्न कराता है। तो कार्बन के प्रेजेंस में जब जो हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है उसका क्या करते हैं, कार्बन के प्रेजेंस में उसका अपचयन करते हैं। तो अपचयन करेंगे तो कार्बन क्या होगा, ऑक्सीजन को जल्दी से निकालेगा यहाँ से। अपचयन मतलब कार्बन क्या होता है, एक रिएजेंट की तरह काम करता है जो इस प्रक्रिया को तेज़ करता है, अपचायक होता है। तो ये धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को तेज़ी से बाहर निकाल देगा और हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है।
अब देखिए कार्बन का आप चाय के रूप में हम प्रयोग करते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग करके भी इसको अलग किया जा सकता है। मेटल के ऑक्साइड से मेटल को विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग करके भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जिस मेटल को आपको निकालना होगा उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो मेटल होगी उससे उसकी क्रिया करा देंगे, तो वो क्या होगा, उस मेटल को रिप्लेस करके उसका स्थान स्वयं ले लेगा। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दिया है, मैग्नीज का ऑक्साइड है और जब इसकी एल्यूमिनियम से क्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम जो है मैग्नीज से ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो वो मैग्नीज को उसके ऑक्साइड से अलग कर देगा और उसका स्थान खुद ले लेगा, और मैग्नीज आपको मेटल के रूप में शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए अभिक्रियाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आप लगातार पढ़ते चलेंगे और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से अपने आप कनेक्ट होती जाएंगी और आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पहले से इस चीज़ को समझते आ रहे हैं तो। अब यहाँ एक चीज़ देख लीजिए आप, ये वाला रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए थर्मिट प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। जो रेल की पटरियाँ होती हैं कई बार उनको आप देखते होंगे हमेशा काम लगा रहता है, क्योंकि अगर रेल की पटरी टूटी हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो उसको जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया यूज की जाती है उसे हम कहते हैं थर्मिट प्रक्रम। अब हम देखेंगे कि थर्मिट प्रक्रम क्या होता है। देखिए थर्मिट प्रक्रम या जो भी विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, ये विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती हैं, मतलब ऊष्मा को उत्पन्न करती हैं। जो अभी हमने देखा था जो मैग्नीज ऑक्साइड वाला, ये मैग्नीज ऑक्साइड की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं जो प्राप्त होती हैं वो हमें गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। देखिए जैसे यहाँ आपका मैग्नीज ऑक्साइड की बात करके दिखाया गया है, मैग्नीज ऑक्साइड, तो इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की बात की गई है, तो आयरन ऑक्साइड को आपको पता है कि जो आपका जो पटरियाँ बनी होती हैं वो किससे बनी होती हैं? आयरन की बनी होती हैं, लोहे की बनी होती हैं। और लोहा क्या होता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उस पर ऑक्साइड की एक लेयर जमा हो जाती है। तो ये देखिए यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती हैं और इससे उत्पन्न जो ऊष्मा होती है वो इतनी अधिक होती है कि धातुएं जो होती हैं वो गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। तो जब किसी अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु की आयरन से अभिक्रिया कराते हैं जैसे एल्यूमिनियम, तो वो क्या करता है कि जो धातु है जैसे एल्यूमिनियम, वो क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड से आयरन को हटा देगा और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा और आयरन हमें प्राप्त होगा। और ये आयरन जो होगा वो हमें प्राप्त होगा लिक्विड स्टेट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट होती है। तो लिक्विड स्टेट में प्राप्त होता है तो इससे बिल्डिंग हो जाती है। जैसे कि अगर कहीं थोड़ा बहुत टूटा फूटा होता है तो वो क्या होता है, फील कर दिया जाता है उससे, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया का उपयोग करके क्या होता है कि जो रेल की पटरियाँ होती हैं जो कहीं कहीं अगर उनमें दरारें होती हैं तो उनको भरने का काम किया जाता है इसी प्रक्रिया का उपयोग करके, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। तो आप लोग थर्मिट अभिक्रिया समझ गए होंगे कि थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है। आयरन क्या, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, मध्यम अभिक्रियाशील धातु के बारे में पढ़ रहे थे। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में धातु दो तरह के अयस्क के फॉर्म में, दो अयस्क के फॉर्म में पाया जा रहा था, कार्बोनेट अयस्क तथा सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क से जब हम धातु का ऑक्साइड प्राप्त कर रहे थे तो उस प्रक्रिया को हम कह रहे थे निस्तापन। सल्फाइड अयस्क से जब हम धातु का ऑक्साइड प्राप्त कर रहे थे तो उस प्रक्रिया को हम कह रहे थे भर्जन। और फिर जब हम धातु का ऑक्साइड प्राप्त कर लिए तो उससे कार्बन के प्रेजेंस में अपचयन कराया तो फिर हमें प्योर धातु प्राप्त हुई। और कई बार क्या होता है, अपचयन किसी ज़्यादा क्रियाशील धातु से कराते हैं तो उससे भी देखिए अपचयन कार्बन उसी अपचायक के रूप में काम करता है, लेकिन वो उसी का अपचयन कर सकता है जिससे वो ज़्यादा क्रियाशील हो। सभी धातुओं का अपचयन वो नहीं कर सकता, क्योंकि हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होगी वही विस्थापन अभिक्रिया संपन्न कराएगी। तो विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग करके भी ये प्रक्रिया
संपन्न कराई जाती है। और इसी के अंदर फिर हमने पढ़ा कि थर्मेट अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ तक आप लोगों को रिवाइज हो गया होगा। आगे हम देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं सबसे ऊपर स्थित होती हैं उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो देखिए, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर होती हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं और इन्हें कार्बन के साथ गर्म करने पर इनके यौगिक प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं और कार्बन इनसे कम अभिक्रियाशील है। तो ये उनके यौगिक से उनको उसका अपचयन नहीं करा सकता कार्बन। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कार्बन के प्रेजेंस में संभव नहीं है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है और इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्युत अपघटनी अपचयन क्या होता है, इसे देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जितनी भी धातु हमें प्राप्त होती हैं उनका परिष्करण कैसे करते हैं। तो उनका परिष्करण करने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण। इसमें क्या करते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण में एक ऐसा परिपथ हम बनाते हैं चित्र जैसा। इसमें क्या करते हैं कि जो अशुद्ध धातु होती है उसको हम एनोड की तरह यूज करते हैं, और एक शुद्ध धातु की पतली परत को हम कैथोड की तरह यूज करते हैं, और धातुओं के लवण विलयन को हम विद्युत अपघट्य के रूप में यूज करते हैं। और परिपथ को इस प्रकार से सेट करते हैं, मतलब उसमें बैटरी होती है, कुंजी होती है, ये सारी चीज़ें। जब परिपथ को ऑन करते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो एनोड पे अशुद्ध धातु होती है उसके धातु के जो विलयन होते हैं वो आपका विद्युत अपघट्य में यानी कि इस सॉल्यूशन में आ जाते हैं। और फिर जो अशुद्ध धातु होते हैं, मतलब धातु ये वाली लेयर जो होती है वो इसमें आ जाती है नीचे, और इतना ही शुद्ध धातु फिर क्या होता है कैथोड पे इकट्ठा होने लगता है विद्युत अपघट्य से। जो धातु का लवण विलयन है उसमें आता है आपका अशुद्ध धातु एनोड से, और फिर धातु के लवण विलयन से जो धातु है उसका शुद्ध रूप आपका कैथोड पे जमा होता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिससे हमें कैथोड पे क्या होता है शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है, और जो विद्युत अपघट्य का जो पार्ट होता है उसमें हमें अपद्रव्य के रूप में जो अशुद्धि प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं एनोड पंख। मतलब शुद्ध धातु तो आपको यहाँ से एनोड पे जो हमने अशुद्ध धातु यूज की थी वो धीरे धीरे जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो सारी आपकी आ जाती है इसमें विद्युत अपघट्य में, जो हम धातु का लवण विलयन यूज कर रहे हैं। और फिर धातु के लवण विलयन से जो धातु है शुद्ध प्योर फॉर्म में वो आपकी कैथोड पे इकट्ठा हो जा रही है। ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, तो कैथोड पे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो गई, और जो अशुद्धियाँ हैं वो हमें अपद्रव्य के रूप में यहाँ मिलती हैं विलयन के अंदर। तो इसे हम कहते हैं एनोड पंख, और ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो ये हमने पढ़ लिया कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब आपका आगे कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग देंगे। पहला है कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, खनिज, अयस्क तथा गैंग। ये तीनों आप लोग परिभाषित करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे अपने नोटबुक में। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, ये भी आप लोग बताएंगे। और साथ साथ आप लोग ये भी बताएंगे कि ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में क्यों पाई जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। धातु को जब उसके ऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है तो कौन सी रासायनिक प्रक्रिया यूज होती है, ये भी आप लोग बताएंगे। अब आगे की क्लास में हम आपका सबसे लास्ट टॉपिक का बचेगा संक्षारण, और ये इम्पॉर्टेंट है। इस संक्षारण इसको हम लोग पढ़ लेंगे। संक्षारण क्यों होता है, संक्षारण क्या है, कैसे होता है, और संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है,
ये सारी चीज़ें हम जब पढ़ लेंगे तो ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग साथ साथ इसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका। आप जब आगे कोई भी वनडे एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी से आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आगे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको पसंद आया, समझ में आया, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।